अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद आने वाली जो इल फेटेड फ़्लाइट थी PIA की ATR PK 661 और वो क्रैश हो गई थी हवेलियाँ के करीब, जिसमें दीगर पैसेंजर्स के साथ मशहूर ज़माना स्टार जो थे जुनैद जमशेद भी उसमें शहीद हुए। और सारे के सारे मैं तो कहूँगा शहीद हुए जो है वो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट और इल फेटेड एक्सीडेंट था। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ कि उस दिन रात को एक प्रोग्राम हुआ खरा सच, जिसमें मेरी टीम ने और हमने तहकीक की थी और हमने उसमें जमा करके आपको बताया कि वजह हादसा जो है वो क्या क्या हो सकती है। और मैंने उस शो में उस दिन पॉइंट आउट किया कि प्रोपेलर ब्लेड्स जो हैं उनकी फॉल्ट की वजह से और DISS की वजह से ये हुआ। उस वक्त आज़म साइकिल साहब हयात थे। आज़म साइकिल साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा डज करके पायलट एरर है, ये है वो है। और मैं हैरान था कि एक दिन में एक चेयरमैन PIA को ये कहाँ से पता चल गया कि पायलट एरर है। एक बात आप ज़रा समझने की कोशिश करें, जो इतनी देर से मैं PIA और सिविल एविएशन के ऊपर जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स करते हैं, और उसमें मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि इशू क्या है। जब आपको एक पर्टिकुलर इशू समझ आ जाएगा तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होके आ जाएंगी। इशू ये है कि जब एक फ़िज़ाई हादसा होता है दुनिया में कहीं पे भी, तो वो एक गलती की वजह से नहीं होता। इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। बहुत से वाक़यात होते हैं, वो एक चेन बनती है, एक चेन ऑफ इवेंट्स होता है, और उसके बाद वो खुदा न खास्ता एक ट्रैजिक वाक़या जो है वो पेश आता है। वरना ये फ़्लाइट सर्विसेज या फ़्लाइट जो है जहाज़ों की परवाज़ ये अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ़ परवाज़ का जो है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और गाड़ियों से ज़्यादा सेफ़ है। तो जब बहुत ज़्यादा एक चेन ऑफ इवेंट्स गलत होता है तो ये होता है। अब हुआ क्या कि 2 साल के बाद कल एक रिपोर्ट सामने आती है और कहा यह जा रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पे, जो मैं सुन रहा हूँ कि जी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। और ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा झूठ है। कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई, कम से कम मैंने नहीं देखी है। जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ इंस्टेड वो एक सेफ्टी रिकमेंडेशंस हैं बेस्ड ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट, कि ये बताया जा रहा है कि जी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई और उसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि प्रोपेलर ब्लेड में प्रॉब्लम हुई, प्रोपेलर ब्लेड ने इंजन को मेल फंक्शनिंग की तरफ धकेल दिया, इंजन पैकअप हो गया, जहाज़ को क्रैश कर गया। सो अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, दूसरी चीज़ उसमें ये लिखी कि जी इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने गफलत बरती और उन्होंने उसकी मेंटेनेंस जो है वो सही नहीं की और 10,000 घंटे से ज़्यादा हो गया था उसके पर्टिकुलर कंपोनेंट को। मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करना चाह रहा ताकि आप लोगों को असल चीज़ समझ में आ जाए। और उन्होंने कहा कि ये वजह हो गई उस हादसे की। मैं आपको बता रहा हूँ कि हालांकि सबसे पहले खरा सच में हमने बताया था कि ये हो रहा है या ये प्रोपेलर्स के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है, जिसे पंजाबी में हम आम फहम ज़ुबान में कहते हैं ना, गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी गई है, उस तरह झाड़ी जा रही है कि 47 अफराद की मौत जो है वो भी उसकी रिपोर्ट जो है वो उसको हम भूल जाएं और अगले किसी हादसे का इंतज़ार करें, खुदा न खास्ता के होने वाला है। हो क्या रहा है अब आपको एक सीक्वेंस में बताता हूँ कि इस प्लेन के अल्फा पापा ब्रावो होटल ऑस्कर, ये इसका कॉल साइन था, यानी APBHO ये इसका कॉल साइन था। इसके मुतालिक प्रोग्राम खरा सच में हमने बहुत पहले ये बताया था कि ये प्लेन खुदा न खास्ता क्रैश हो सकता है, फॉल्टी है। इसमें प्रोपेलर्स को इन्होंने खुद रिपेयर किया है, गैर कानूनी तौर पे PIA ने उसको रिपेयर किया है। ये नहीं है कि नेग्लिजेंस है कि उन्होंने उसको रिपेयर नहीं किया। जो रिपोर्ट के ज़रिए मुझे इंप्रेशन मिल रहा है, हो सकता है मैंने गलत समझाऊं, लेकिन इंप्रेशन ये मिल रहा है कि देर से किया उसको या देर से किया नहीं उसको। 10,083 आवर्स हो गए जी और वो प्रोपेलर को नहीं रिपेयर किया। तो नो, इट इज़ नॉट दैट। प्रोपेलर को रिपेयर किया PIA ने एंड दे वर नॉट ऑथराइज्ड एंड एंटाइटल्ड टू कैरी आउट दैट रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये UTC एक कंपनी है, उसने करना था और UTC कंपनी के बीच और
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बीच में बहुत सी ईमेल्स एक्सचेंज हुई थी, और वो ईमेल्स मैंने खरा सच के अंदर उस वक्त भी दिखाई थी, और मैं अभी भी आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो यूट्यूब का एपिसोड है इसके ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, मेरी साइट पे चल रही हैं। और आप देखेंगे कि यूटीसी ने इनको बार बार मिन्नत की है कि प्लीज ये मत करो, तुम धकेल रहे हो अपने इंजन को, अपने जहाज को खुदा न खास्ता किसी हादसे की तरफ। तुम नहीं हो मुजाज, तुम्हें नई अथॉरिटी और तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है ये करने की। और पीआईए ने कहा नहीं, हमने करना है। और इस सारे सिनारियों में सिविल एविएशन अथॉरिटी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो खामोश तमाशाई बन के बैठी रही। आप जहाज के अंदर, अगर आपने कभी जहाज फ्लाई किया पाकिस्तान में, तो आपको बताऊं, आप जहाज के अंदर बैठ जरूर सकते हैं, आप जहाज के इंजन को ऑन नहीं कर सकते, आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपको सिविल एविएशन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो उसकी परमिशन नहीं दे देता। आप दूसरा इंजन भी उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब आपको एयर ट्रैफिक उसकी परमिशन देता है। आप उसको टैक्सी नहीं कर सकते जब तक आपको सिविल एविएशन की परमिशन नहीं मिलती। आप उसको रनवे भी नहीं ला सकते जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती। आप एयरबॉर्न नहीं हो सकते जब तक आपको उसकी क्लियरेंस नहीं मिलती है। इतने चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। सिविल एविएशन ने बार बार ये क्यों फंडामेंटल मिस्टेक्स की, मैं सियासी वजह आपको बताता हूँ। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने एक बहुत ही करप्ट दोस्त को, इंतहाई करप्ट दोस्त शुजात अजीम को बैक वक्त पीआईए और सिविल एविएशन के ऊपर लगा दिया था। ये दुनिया का पहला वाकया था, ये दुनिया की तारीख में जो मुझे पता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, अगर आप में से कोई मुझे करेक्ट कर सकता है तो ज़रूर बताए। दुनिया की तारीख में पहला वाकया है कि सिविल एविएशन और ऑपरेटर दोनों का हेड एक ही है। तो अगर मैं गलती कर रहा हूँ पीआईए के अंदर, अगर फर्ज करें मैं कोई गलती कर रहा हूँ, तो सिविल एविएशन का काम है उसको चेक करना, तो वहाँ पे भी मैं हेड हूँ। वहाँ पे अगर कोई लैप्स हो रहा है तो इधर भी मैं हूँ। तो अब इन रिपोर्ट ही कोई नहीं हो रही, कोई पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। उसके बाद हो ये रहा है कि हमने वो रिपोर्ट कर दी और हमें ये कहा गया कि खरा सच वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या ब्लैकमेल किया? हमने को ठेका मांगा, हमने को रिश्वत मांगी, हमने को जहाज मांगा, हमने कुछ सीटों की अपग्रेडिंग मांगी, हमने कोई एक्सेस बैगेज हमारा रिफ्यूज हो गया था कि जिसकी वजह से गुस्से में आके ये शो कर दिया। प्रोपेलर के नाम तक बता रहा हूँ, प्रोपेलर के नंबर्स बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल नंबर्स बता रहा हूँ। 72 प्रोपेलर्स पीआईए के एटीआर्स के जो थे उनके ऊपर मैंने एक एक प्रोपेलर का नंबर बता के बताया कि कौन से प्रोपेलर फंक्शनिंग है, कौन से फॉल्टी हैं, किन की ओवरऑल होनी है, किन को इन्होंने खुद किया और वो दोबारा यूटीसी को जाना चाहिए। और मैंने ये डिमांड किया कि ये जहाज़ जो है ये अनसेफ है फॉर फ्लाइंग। मैंने क्या किया आपको मैं क्लिप एक दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। वॉच दिस। आपको मैं इनसाइड द प्रोपेलर एक चीज़ दिखाता हूँ। ये उसका बूट जो है, इसको आप देखेंगे जब आइसिंग होती है तो इसके ऊपर जाके वो अफेक्ट करना शुरू करती है और वहीं पे आपको उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। अब ये इतनी क्रिटिकल चीज़ें हैं कि अगर डी आइसिंग जो है या डी आइसर जो है, अगर वो कंपोनेंट काम नहीं कर रहा तो जहाज़ का प्रोपेलर जो है उसका वेट अनइवन होता है। जब उसका वेट अनइवन होता है तो वो उसको मेल फंक्शन करता है प्रोपेलर को, स्पेशली जब आप उसको हाई एल्टीट्यूड पे फेदर स्पीड पे अपने प्रोपेलर को किया होता है। तो फिर आप उसके बाद जब नीचे आने लगते हैं तो वो आपको इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स एंड सीरियस इश्यूज। जैसे गिलगित में खास तौर पे जब जारी होती है फ्लाइट या नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, तो आप एक सर्टन एल्टीट्यूड के ऊपर जा रहे होते हैं और उसमें इनवेरेबली आप क्लाउड्स के अंदर से गुजर रहे होते हैं। जैसे ये आप अपनी स्क्रीन पे एक विजुअल देखिएगा, मैं आपको वहीं का एक विजुअल दिखा रहा हूँ कि आप कितनी नैरो आपके पास मार्जिन भी होते हैं। खैर एनीवे, हुआ क्या, पीआईए के कोई डी आइसर्स में प्रॉब्लम हुआ। पीआईए के कोई डी आइसर्स में प्रॉब्लम हुआ। उसका एक कंपोनेंट है, उसके अंदर की वायरिंग है जो कि इंतहाई टेक्निकल किस्म की वायरिंग है और जो उसके मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी खास इंटीमेशन है कि ये किसी जगह से और नहीं ली जाएगी। ये अप्रूव जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं सिर्फ उन्हीं की उससे ली जा सकती है, वरना एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के वो जिम्मेदार नहीं है। पीआईए ने क्या किया, लोकल मार्केट से ये तारें खरीदनी शुरू कर दी और वो तारें खरीद के उन डी आइसर्स के अंदर लगाना शुरू कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको एक
वाउचर दिखाता हूँ PIA का, परचेज वाउचर दिखाता हूँ, और इंटर डिमांड इशू वाउचर है ये। इसका नंबर है 9-35-8B और इसको लोकल वेंडर से खरीदे गए 100 फुट की लो क्वालिटी कंडक्टर वायर को जहाज के प्रोपेलर ब्लेड्स में लगाने के लिए 24 मार्च 2011 को वर्कशॉप नंबर E8 लोकेशन 15 पर भेज दिया गया। मैं आपको लोकेशन भी बता रहा हूं, वर्कशॉप भी बता रहा हूं, सिर्फ जनरल बात नहीं कर रहा हूं। फिर क्या हुआ कि PIA का लेटर, एक इंटरनल रिक्वेजिशन, नंबर उसका 00074988, जिसमें PIA के जहाज ATR 42500 के प्रोपेलर की डी-आइसिंग कंडक्टर की खरीदारी के लिए एक लोकल कंपनी NQ मास्टर को जनरल मैनेजर परचेजेस की जानिब से 2 फरवरी 2011 को परचेज ऑर्डर जारी किया गया। वो परचेज ऑर्डर मैं कोशिश करता हूं आपकी स्क्रीन पे भी दिखाऊं, तो ये मेरे पास पूरा परचेज ऑर्डर है, उसका वो जनरल मैनेजर परचेज की जानिब से जो इशू किया गया। वैसे ये जनरल मैनेजर भी दोबारा से इशू होना चाहिए कोई, जिस तरह का उसने परचेज ऑर्डर बनाया। और इसमें क्या किया कि 100 फुट की सिंगल कंडक्टर का रोल सिर्फ $36 में खरीदा गया और यूं लाखों रुपए बचाने की गरज से सिर्फ 3,440 रुपए में काम हो गया, लेकिन हजारों जानों को दांव पे लगा दिया PIA की। और टेक्निकली ये सारे ग्राउंड हो सकते हैं इन हरकतों की वजह से, और होने चाहिए बाय द वे। अच्छा, ये पहले एक हमारे पर इल्ज़ामात लगाते रहे। हमारा इशू जो था, और हम ये चाह रहे थे कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो हम सामने लेके आ रहे थे कि कीमती जाने जो हैं उनका ज़िया ना हो जाए कहीं खुदा न खास्ता, और वो बच जाए। और उसके बाद क्या हुआ कि एक सिविल एविएशन ने कई महीने के बाद एक खुफिया मीटिंग की PIA वालों के साथ। उसमें 7 अफराद थे और वो उस मीटिंग में सिविल एविएशन ने कॉन्स्टेंट को कहा कि तुम्हारी गलती है, तुम लोगों ने ये किया, तुम्हारे जहाज़ जो है वो सही नहीं है, इसको ग्राउंड करो, ये करो, वो करो। वो मेरी रिपोर्ट जो थी वो भी खरा सच को मिल गई, और वो मिनट्स भी आपकी स्क्रीन पे मैंने खरा सच प्रोग्राम के अंदर दिखाए थे। आज मैं फिर वो रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो रिपोर्ट मेरे पास है। इतने महीने के बाद अगर वो हुआ, चले हो गया, तो तब भी सिविल एविएशन ने सिर्फ वार्निंग क्यों दी उनको जहाज को ग्राउंड क्यों नहीं किया वहां पे? इसका मतलब है कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो रही है, जानबूझकर नेग्लिजेंस हो रही है। उस वक्त के जितने भी चेयरमैन थे PIA के, जितने भी MDs थे या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, सिविल एविएशन के जितने भी DG थे और डायरेक्टर्स थे, खासतौर पर फ्लाइट सेफ्टी वगैरह, उन सब के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन सब के ऊपर जो है पर्चे कटने चाहिए। ये 302 का पर्चा है, क्योंकि जानबूझकर अगर आपके नेग्लिजेंस से जहाज का हादसा होता है जिसमें कीमती जानें ज़ाया होती हैं, तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू द हिल्ट। अब हो क्या रहा है, ये रिपोर्ट मैंने आपको उसमें दिखा दी। फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाई, और वो थी ATRs के प्रोपेलर्स के मुतालिक। और मैंने आपको बताया था कि ये ब्लेड्स एक्सपायर हो चुके हैं, ये उनको चला रहे हैं। UTC ने उनको ओवरऑल करना था, ये खुद ओवरऑल कर रहे हैं वो, और उसकी मिनट्स तो मीटिंग उसके बाद की बात है। वो क्या था वो आपको मैं क्लिप दिखाता हूँ, वॉच दैट। प्रॉब्लम शुरू होती है कि ATR 42500, मैं आपकी जुबान में बता रहा हूं, मैं एविएशन की जुबान में नहीं बता रहा, क्योंकि मैं कॉल साइन बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन BHP जो है उसके जो है 12 ब्लेड्स हैं, उनके 3 जो है एक्सपायर हो गए, 1-3 और 2014 को, और 2 एक्सपायर हुए 1-4-2000 होंगे, यानी 2014 में, यानी अप्रैल में। BHO जो है उसके 12 ब्लेड्स में से 2 एक्सपायर हुए 1-3-2014 को, और BHM जो है उसके 3 एक्सपायर हो रहे हैं 1-3-14 को, और 3 एक्सपायर हो रहे हैं 1-4-2014 को। इसी तरह BHN की, इसी तरह BHI की, इन सब की जो प्रोपेलर्स की एक्सपायरी डेट्स मुझे पता चली हैं, उसके मुताबिक PIA नीड्स टू पुल अप इट्स सॉक्स एंड स्टार्ट थिंकिंग क्लियरली। अब इसके बाद क्या होता है कि प्रोग्राम खरा सच को चैलेंज नहीं कर सक रहा PIA। पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, रिलीज दे दी है, एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि यार ये कौन है, ये हमें तंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये एयरलाइन की साख को बदनाम कर रहे हैं, जैसे हमको खुदा न खासा एयर इंडिया के यहाँ पे को PR एजेंट बैठे हुए। नहीं, ये ठीक नहीं होना चाहते थे, ये करप्ट लोग हैं और इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। इनकॉम्पिटेंस का हाल ये है कि सबसे पहले खरा सच के अंदर हमने आपको दिखाया था कि मुतअद्दिद दर्जनों लोग जो हैं
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी, दूसरे डिपार्टमेंट से भी, जिनकी डिग्रीज ही नहीं है, जाली डिग्रीज हैं और वो पीआईए में जॉब्स करें, हम उनके नाम, उनके नंबर, उनके एनरोलमेंट नंबर, उनकी डिग्रीज और फेक डिग्री होने की वजह वो सब हमने टेलीविजन पर दिखाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ हैंड मैं आपको कह रहा हूँ 187 लोग पीआईए के अंदर ऐसे की पोजीशंस पे थे कि जिनकी फेक डिग्रीज थी। सुप्रीम कोर्ट में जाके बाद में सेनेट इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी के जी पायलट्स भी हैं जो जाली डिग्रीज के साथ हैं। होता ही है कि जब हमने इनको एक्सपोज किया तो इन्होंने इंजीनियर्स को हमारे प्रोग्राम में, ताकि ये हमारे प्रोग्राम में हमें जो है ना सबक सिखा। वो इंजीनियर्स जो थे, और मैंने उस वक्त जो उनको कहा था, वो इसलिए इतना ज़्यादा बोल रहे थे कि 1.5 महीने में उनमें से एक ने रिटायर होना था और वो चाह रहे थे किसी तरह उनको एक्सटेंशन मिल जाए उनकी जॉब में। तो वो बढ़ चढ़ कर वो ख्वाजा का गवाह डड्डू जैसे होता है, वो खुदक के जो है ना वो नारे मारे थे कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत है तो ये है तो वो है तो वो है। प्लेन क्रैश हो गया हवेलियाँ में। अब उनके अंदर का जो इंसान था, इंजीनियर साहब के, वो जाग गया। वो दोबारा हमारे प्रोग्राम में खुद से कह के आए। इस बारी उन्होंने अप्रोच किया कि यार अल्लाह ताला के हुजूर मैंने जवाब देना है, मैं मरने से पहले सच बोलना चाहता हूँ। और उसके बाद उनको हमने प्रोग्राम पे लिया और उन्होंने कहा हाँ जी हमारी सब कुछ फॉल्टी था, क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, मैं एग्री कर रहा हूँ। और इसके ऊपर भी पीआईए ने क्या, सिविल एविएशन ने क्या, कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन क्या कहा चीफ इंजीनियर ने, वॉच दिस। शौकत जमशेद, फॉर्मर चीफ इंजीनियर एयरक्राफ्ट ऑफ पीआईए। शौकत साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग खरासाज और अस्सलाम वालेकुम। शौकत साहब, क्या ये सही नहीं है कि हमने पहले भी जिन जहाज़ों के मतलब ATR 42-500 के मतलब खरासत में तफसीलात बताई, उनके प्रोपेलर के मतलब बताया, वो सही थी और पीआईए क्रिमिनल नेग्लिजेंस का शिकार रही, उनको उस वक्त बर वक्त उसके ऊपर कार्रवाई ना करके। और अब जो हादसा पेश आया जिस ATR तैयारे को, वो मुसलसल टेक्निकल प्रॉब्लम्स का शिकार था। जी, ये मैंने इसकी देखे रिपोर्ट निकाली है पिछले 2 महीने की तकरीबन जी। और इसमें लैंडिंग गियर वाइब्रेशन के डिफेक्ट 14 दफा 2 महीने में रिपीट हुआ है, 14 दफा। माय गॉड। और हमारे पास ऐसी चीज है, टेक्निकल सर्विस है जिसको एक्शन लेना चाहिए, सिविल एविएशन है जिसको इस पर एक्शन लेना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। और फ्लाइट कंट्रोल के डिफेक्ट 6 दफा रिपीट हुआ है। और एक अहम बात बताऊं, 13 तारीख को इसी VIP फ्लाइट ये ऑपरेट हुई है इसी जहाज पे, 11 तारीख को फ्लाइट कंट्रोल का डिफेक्ट आया है, 13 तारीख और 14 तारीख को फिर फ्लाइट कंट्रोल का डिफेक्ट रिपीट हुआ है। शौकत साहब, मैं अपने नाजरीन के लिए ज़रा आपके अल्फाज को रीफ्रेज कर रहा हूँ और दोबारा से मैं बड़ा आसान सवाल पूछ रहा हूँ। पीआईए का जो जहाज़ क्रैश हुआ, क्या ये सही है कि इस जहाज़ में मुताद्दिद टेक्निकल फॉल्ट्स थी और पीआईए की मैनेजमेंट जो है वो क्रिमिनली मुजरमाना गफलत का शिकार हुई, उसको फिर भी उड़ाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे थे, आपको मैंने बताया कि व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग विद PK661 इल-फेटेड फ्लाइट ATR 4200 जो चित्राल से इस्लामाबाद आ रहा था और हवेलियाँ के ऊपर वो आके क्रैश हो गया। हुआ क्या? एक बड़ी सीरियस और ग्रेव किस्म की चीज़ हुई और जो इस रिपोर्ट में या रिपोर्ट के ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें मुझे नज़र नहीं आ रही है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इन सवालों के जवाब भी हमें कोई दे सके, जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनको भी कोई दे सके, उनको ठंड पड़े उनके सीने में, शायद कुछ हो गया कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या कि फिर रीविजिट 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ 661 हवेलियाँ के नज़दीक हादसे का शिकार हुई। अच्छा, उसमें 47 अफराद जो थे वो शहीद हुए। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है उसके सुपुर्द उसकी तहकीकात कर दी गई। आसान है, फाइन। अच्छा, अब उसकी रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के ऊपर एक सेफ्टी ऑब्जर्वेशन है जो कल से फिर रही है, सर्कुलेट करी, जिसके ऊपर टेलीविजन पे कई प्रोग्राम्स भी हो चुके हैं। वो रिपोर्ट क्या कहती है कि ये हादसा इंजन नंबर 1 के पावर टर्बाइन के एक ब्लेड की डिसलॉजिंग की वजह से पेश आया और उस इंजन ब्लेड की डिसलॉजिंग की वजह से दौरान परवाज इंजन बंद हो गया और यही प्रोपेलर नंबर 1 के एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह बनी। और सर्विस बुलेटिन के मुताबिक ये टर्बाइन ब्लेड 10,000 घंटे बाद परवाज के बाद तब्दील होने थे और ये इंजन 11 नवंबर 2016 को मेंटेनेंस के लिए लाया गया था। उस वक्त इस ब्लेड के 10,400 घंटे से ज़्यादा परवाज हो चुके थे
और उसे वक्त पर तब्दील कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ और किसी ने इस अहम तब्दीली पे तवज्जो नहीं दी। ये जहाज इस मेंटेनेंस के बाद 93 घंटे परवास कर चुका था। इतने अहम मामले पर गफलत PIA के मेंटेनेंस एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की गफलत को जाहिर करता है। रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है कि सर्विस बुलेटिन के तमाम ATR जहाज़ों के लिए नाफिज किया जाए और मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस का ऑडिट किया जाए ताकि हादसे की असल वजह बनने वाली इस गफलत का सबब पता चले और मुस्तकिल में ऐसा ना हो। एक तरफ वो कह रही है क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसकी वजह से हादसा हुआ, दूसरी तरफ कह रही है कि आइंदा इसको बचाया जाए। जिन लोगों की वजह से वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई उनको क्यों नहीं उनके ऊपर 302 का पर्चा कटेगा, इक़दाम कत्ल का? उनके सुपरवाइजर्स के ऊपर क्यों नहीं कटेगा? उनके डायरेक्टर्स के ऊपर क्यों नहीं कटेगा? चाहे वो सिविल एविएशन के हों, चाहे वो PIA के हों, ये लोग क्यों बच के निकल रहे हैं बीच में से? एंड में इन्होंने ओनस डालना 2 लोगों के ऊपर जो रिटायर हो चुके हैं पिछले 2 साल में। मैं आपको ये भी एडवांस से बता रहा हूँ ताकि हाजिर सर्विस लोगों के ऊपर इन्होंने नहीं आना। वो अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं, पेटी भाई हैं। बट एक सीरियस चीज़ यहाँ पे मिस हो रही है इस पूरी रिपोर्ट में। अगर जहाज का एक इंजन पैकअप हो जाता है, प्रोपेलर प्लेन का, ये टर्बो प्रॉप प्लेन था, अगर उसका एक इंजन पैकअप हो जाता है तो दूसरा इंजन जो है बड़े आराम से उसको ये 40-50 मील की फ्लाइट कर सकता है। वो इससे बहुत लंबी फ्लाइट कर सकता है, लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट 40-45 मील दूर होगा वहाँ से। और बीच में एक और रनवे भी था, एक और स्ट्रिप भी थी जो बीच में मौजूद थी। वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी तो पायलट वहाँ पे भी लैंड कर सकता था। बल्कि अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, इस पायलट ने यानी PIA के अपने जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं उसमें अगर जहाज़ का एक इंजन पैकअप होता है तो PIA का पायलट मेडे की कॉल नहीं देता। PK 661 में कप्तान ने 2 दफ़ा मेडे की कॉल दी। 2 दफ़ा मेडे की कॉल देने का मतलब है 2 दफ़ा उसने डिस्ट्रेस की कॉल दी, विच इज़ दी अल्टीमेट डिस्ट्रेस। इसका मतलब है उसका दूसरा इंजन या तो पावर नहीं उठा रहा या वो भी पैकअप हो चुका है। और उसको ATC की अगर आप दोबारा से गुफ्तगू सुने ATC और कप्तान की, तो ATC उसको बार बार कहता जा रहा है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारा स्कॉट क्या है, यानी GPS पोजीशनिंग उससे पूछा। इसका मतलब है कप्तान जो है उसके आले नहीं चल रहे, गालिबन उसके GPS भी उसका फॉल्टी हुआ है या कुछ हुआ है और उसका जहाज़ ड्रिफ्ट कर गया, उसका जहाज़ आउट ऑफ पोजीशन ड्रिफ्ट कर गया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाला जो है उसको रिकन्फर्म कर रहा है। वो क्या वजूहात हुई जिसकी वजह से कैप्टन ने 2 दफ़ा मेडे की कॉल दी? क्योंकि PIA के अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक जब तक दोनों इंजन पैक नहीं हो जाते तब तक डिस्ट्रेस कॉल नहीं दी जा सकती, मेडे की कॉल नहीं है, ये इनका प्रोसीजर है। दूसरी चीज़ ये मैं आपको अल-ऐलान बता रहा हूँ और ATR का कोई कैप्टन आपको ये बात बताएगा टर्बो प्रॉप प्लेन के दोनों इंजन्स बंद हो जाएं वो तब भी आराम से लैंड करेगा और सेफली लैंड करेगा इन सारे पैसेंजर्स के साथ, इस लोड के साथ। ये उस जहाज़ की खूबसूरती है, ये उसकी खूबी है। और ये 10,000 फुट पे है। 10,000 फुट पे ये जब ऊपर नीचे हुआ 2 दफ़ा कप्तान ने इसको रिकवर किया जहाज़ को और 7-8,000 फुट पे वो इसको लेके आया। 8,000 फीट का मतलब ये है कि अगर 4,000 फुट के ऊपर भी पहाड़ियाँ हैं तो उसके पास सेफ डिस्टेंस है ग्लाइड करने का, ग्लाइड अवे फ्रॉम दोज माउंटेन्स, और उसको वो कहीं पे लैंड कर सकता था। व्हाट वेंट रॉन्ग, ये सेफ्टी रिपोर्ट में हमें नहीं पता चल रहा। आपको मैं बताऊंगा खरा सच के अंदर ही। स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं वो उसके अलर्ट्स आपको मिल सकें। बेल आइकॉन को प्रेस करें और उसको सब्सक्राइब करें and wait for our report on PK 661. Until the next time, Allah Hafiz.